हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें कि हम लोग टॉप 15 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जो लोग भी जुड़े हैं एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों में फटाफट से, बिना देरी किए हुए। फिर हम लोग चलेंगे आज के इस सेशन में, आगे बढ़ेंगे। एक बार आप सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए वॉइस क्लियर है कि नहीं, वीडियो क्वालिटी क्लियर है कि नहीं। फिर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार जल्दी से क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। चलिए हम लोग चलते हैं, आज के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म में व्यक्ति अपना गुस्सा दूसरों पर स्थानांतरित कर देता है, यानी कि अपना गुस्सा जो होता है ना दूसरों के पे उतार देता है। कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्सन में, डिल्यूजन, प्रोजेक्शन या ठीक है डिप्रेशन। तो क्या होता है, एक बार सभी लोग बताइए। डिफेंस, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, पहले इसको समझे में हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है, रक्षा तंत्र होता है। ठीक है, मनोविज्ञान में एक अचेतना मनोविज्ञान रणनीति होता है। यह तनाव या कठिन भावनाओं से निपटने के लिए एक तरीका है। ठीक है, रक्षा तंत्र लोगों को, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है ना, लोगों को चिंताजनक विचारों या भावनाओं से बचाने में मदद करेगा। ये मनोविश्लेषण का सिद्धांत का हिस्सा होता है। और सिगमंड फ्राइड ने सबसे पहले रक्षा तंत्र के बारे में, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया था। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। इसमें क्या होगा ना, लोगों को खुद को, ठीक है, देखिए, लोगों को खुद को और खतरों से दूर रखने में मदद करते हैं। इसमें क्या, रक्षा तंत्र, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगा। प्रोजेक्शन में हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, बाहर निकलने, उभरे हुए स्थिति के तथ्य को, ठीक है, देखिए, प्रोजेक्शन यानी कि बचने के लिए, ठीक है, ठीक है, प्रोजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म में गुस्सा दूसरों पे उतारेगा तो उसे क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या, तो कर्म, ठीक है, ठीक है, कन्वर्जन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस ये क्या होता है, किसी चीज को, ठीक है, एक चीज से दूसरे चीज में बदलने की प्रक्रिया, ठीक है, को रूपांतरण करते हैं ये कन्वर्जन के थ्रू, ध्यान रखिएगा। चलिए, और यहाँ पे डिल्यूजन क्या होता है, डिल्यूजन यानी कि भ्रम एक मानसिक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, तो व्यक्ति को ऐसी चीजें महसूस होती है जो असल में झूठी होती हैं, यानी कि अपने आप कुछ ना कुछ अपने दिमाग में गणना कर लेता है। और डिल्यूजन जो है ना, सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी का एक लक्षण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति क्या करेगा, मति भ्रम में जी सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है डिल्यूजन के बारे में। और ठीक है, चलिए, तो हम लोग आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड नंबर को देखेंगे। बताइए यहाँ पे, ठीक है, फूड हाइजीन कहलाता है। फूड हाइजीन क्या कहलाता है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, फूड हाइजीन क्या कहलाता है, एक बार बता दीजिए। ठीक है, फूड को साफ करना, सैनिटेशन का सुधार करना, फूड क्लीन चेन को बनाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, फूड हाइजीन क्या कहलाता है, तो जो भोजन को इस तरह से संभाल के तैयार करना और भंडारण करना कि खाने, ठीक है, खाने से बीमारियां ना हो, उसे कहेंगे फूड, ठीक है, हाइजीन। ठीक है, सॉरी, यानी कि खाना पकाने से पहले और बाद हाथों को कम से कम 20 सेकेंड तक गर्म पानी या साबुन से धोएं। ये क्या होता है, तो एक तरह से हाइजीन, यानी कि साफ सुथरा रखने का, यानी कि पकाते हैं तो उस जगह को साफ रखेंगे, गैस को साफ रखेंगे, ठीक है, चाकू वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को साफ रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सैनिटेशन का सुधार करेंगे। सैनिटेशन का सुधार करेंगे, जैसे कोविड में क्या सैनिटाइज करते थे ना, सेम वही बात कहा गया कि मतलब साफ सुथरा रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, थर्ड नंबर को देखेंगे, फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन का मतलब। ठीक है, परिवार नियोजन का परमानेंट मेथड कौन सा है, इसमें से बताएंगे। कॉपर टी जो है, आयरन पिल्स है, कंडोम का उपयोग है, या ट्यूबोक्टोमी या वेसेक्टोमी। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, परमानेंट मेथड, यानी कि पूरी तरीके परमानेंट मेथड हमेशा के लिए। तो परिवार नियोजन क्या होता है, तो गर्भावस्था को नियंत्रित करना और बच्चों के जन्म के बीच अंतराल का तय करना, उसे क्या कहेंगे, फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन कर सकते हैं। ठीक है, इसे, तो इसकी कई सारी विधियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कि गर्भ निरोधक गोलियां ले सकते हैं, गर्भाशयी उपकरण यानी कि आईयूडी इंट्रायूडिन डिवाइस का प्रयोग करेंगे, कॉन्डोम होता है, ठीक है,
कैलेंडर विधि होता है, नसबंदी भी होता है। तो यहाँ पे बताइए, ठीक है, परिवार नियोजन को कब शुरुआत किया गया था भारत में? ठीक है, तो 1952 में। ठीक है, 1952 में इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए, ये इसलिए हुआ था आयोजित गर्भधारण को रोका जा सके, इसलिए इसको लगाया गया था। और जनसंख्या दर को धीमी किया जा सके परिवार नियोजन के थ्रू, इसलिए इसे, ठीक है, लगाया गया था। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमानेंट मेथड पूछा जा रहा है। तो ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी क्या है? तो ये नसबंदी होता है। फैमिली, ठीक है, क्या होता है? तो ये होता है नसबंदी, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी क्या है? तो परिवार नियोजन के लिए जाने जाने वाली दो तरह की शल्य प्रक्रिया होती हैं। ट्यूबेक्टोमी जो होती है महिलाओं में की जाती है, यानी कि महिला नसबंदी होता है, जबकि वेसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी होती है। देखिए, ट्यूबेक्टोमी जो होता है ना, इसे महिला नसबंदी, सभी लोगों को पता है, ये चीजें मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ आप लोगों को। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी जो होता है महिला नसबंदी होता है। ठीक है, इसमें महिला की फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है। इससे अंडे जो है गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचित नहीं हो पाता है, ध्यान रखिएगा। इससे क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी के बाद क्या होगा, कुछ महिलाओं को ऐंठन, पेट में दर्द या रक्तस्राव जैसी समस्या होगा। और वेसेक्टोमी क्या होता है, तो पुरुष की नसबंदी होगा। इसमें देखिए क्या होता है, तो पुरुष की शुक्र वाहक नलिका को काट कर बांध दिया जाता है। इससे शुक्राणु स्खलन के समय नहीं निकलते हैं और निषेचित नहीं हो पाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपर टी क्या है, तो कॉपर टी एक गर्भ निरोधक तरीका होता है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ये टी आकार का होता है। ठीक है, ठीक है, कॉपर टी जो होता है ना, टी आकार का होता है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हटाने के बाद प्रजनन क्षमता वापस आ जाती है। कॉपर टी लगा दिया जाता है और इसको हटाने के बाद प्रजनन क्षमता वापस आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो कॉपर टी सभी उम्र की महिलाओं को लगाया जा सकता है। कॉपर टी को गर्भावस्था रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कॉपर टी। यहाँ पे आयरन पिल्स क्या होता है, तो आयरन पिल्स क्या होते हैं, या टैबलेट, आयरन सप्लीमेंट आपके शरीर में आयरन स्तर को कम करेगा और उसका, ठीक है, आयरन स्तर को रोकता है और इलाज करता है, ये चीजें ध्यान रखना है। और यहाँ पे कॉन्डोम तो सभी लोगों को, ठीक है, कॉन्डोम पता ही है, एक गर्भ निरोधक इस्तेमाल आमतौर पर यौन संचारी रोगों से बचाने के लिए इसे किया जाता है, या फैमिली प्लानिंग के लिए भी कुछ तरीके से किया जाता है। ये 87 से, ठीक है, यह गर्भावस्था को रोकने के लिए 87 से 98% कारगर होता है, 100% तो नहीं होता है। आगे बढ़िए, 4th नंबर को देखेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। बताएंगे 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? विमर्श दिवस, ठीक है, मजदूर दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, या ठीक है विश्व क्षय दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वुमेन डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को। ठीक है, वुमेन डे। अब एक बार सभी लोग बताइए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? नर्स दिवस कब मनाया जाता है? वुमेन डे आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए 8 मार्च को। अब मजदूर दिवस कब मनाया जाएगा? तो 1 मई को। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और टीबी, ठीक है, 24 मार्च को। 6, ठीक है, विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है, 24 मार्च को मनाया जाता है सारा, यानी कि वुमेन्स डे। एक बार सभी लोग बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे सभी लोग? तो नर्स दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ये चीज बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। टेस्ट के तौर पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 मार्च को विमर्श दिवस। ठीक है, वुमेन डे। मजदूर दिवस क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 1 मई को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, यानी कि WHO की स्थापना दिवस को। ठीक है, एंड विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। आगे बढ़िए, 5th नंबर को बताएंगे, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का कॉन्सेप्ट भारत में कौन से वर्ष आया था? तो बताएंगे RCH। ठीक है, RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम का मकसद क्या था? तो ठीक है, इसका मकसद था मात्र नवजात और बाल स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ये कब आया था? तो अक्टूबर 97 में आया था। कब आया था? 97 में, अक्टूबर में 97 में आया था। ठीक है, ये देखिए जो क्या करता है, तो प्रजनन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक करना था इसका कार्य। यौन संक्रामक रोगों को कम करना और स्वच्छ यौन प्रथाओं का बढ़ावा देना,
गर्भनिरोधक उपकरणों का उपयोग करना आरसीएस का, ठीक है, उद्देश्य था। एंड ठीक है, ये चीजें इसके उद्देश्य थे। तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए यहाँ पे चिकित्सा भाषा में गोल्डन आवर का संबंध, ठीक है, फास्ट इसलिए क्लास होता है ना ताकि, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा आपको, ठीक है, ओवरव्यू मिल सके, ज़्यादा फायदा आपको मिल सके, इसलिए। तो चिकित्सा के भाषा में गोल्डन आवर बताइए, गोल्डन आवर का संबंध किससे है? कैंसर के अंतिम चरण से, गर्भ में शिशु की जानकारी से, हृदय घात से, या वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से। तो सभी लोग यहाँ पे बताएंगे गोल्डन आवर क्या होता है। तो किसी चोट या बीमारी के बाद पहले घंटे के अंदर इलाज कराना क्या होता है? तो गोल्डन आवर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। छठे का आंसर कर दीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, हृदयघात हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, दिल का दौरा पड़ने के बाद मरीज को तुरंत इलाज कराना, ठीक है, ये चीजें होती हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। गोल्डन आवर सबसे पहले फ्रांस की सेना में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूज लिया गया था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, बताइए बीमारी का पता लगाने, यानी कि एमआरआई का मतलब क्या होता है? सभी लोग बताएंगे। एमआरआई का बताइए क्या हो जाएगा, एमआरआई का मतलब सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताइए। ठीक है, और देखिए इसमें देखेंगे ना हम लोग कैंसर के चरणों को थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, हृदयघात से होता है ना कैंसर के अंतिम चरण, यानी कि, ठीक है, ये क्या होता है? तो अंतिम चरण में मरीज को कई तरह की समस्याएं हो सकती है, जैसे भ्रम होगा, इल्यूजन, थकान हो जाएगा, टायर हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, शरीर का रासायनिक संतुलन हो जाएगा। ठीक है, संतुलित बदलता शामिल हो जाएगा, इसमें कई सारी चीजें होती हैं, इसमें थकान महसूस होगा, नींद लग सकती है। और देखिए गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, गर्भ में शिशु की जानकारी से क्या है? तो गर्भावस्था के दौरान शिशु के विकास की जानकारी से पता चलता है कि शिशु कैसे बढ़ रहा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ये चीजें पता लगता है। ठीक है, और जन्म लेने से क्या होगा, ये सभी तो आपको क्लियर ही है। चलिए 7 का बताइए क्या हो जाएगा। एमआरआई के बारे में सभी लोग बताएंगे, एमआरआई क्या हो जाता है? तो एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, सॉरी, 7 का क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का? ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि चित्रीकरण हो जाएगा, इमेजिनेशन हो जाएगा एमआरआई। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि देखिए यह एक चिकित्सा इमेजिनेशन तकनीक है। इसमें क्या होता है? तो शरीर के अंदर की तस्वीरें ली जाती है। एमआरआई स्कैनर से शरीर के अंगों और ऊतकों की विस्तृत तस्वीरें, ठीक है, विस्तृत तस्वीरें मिलती हैं। यह एक गैर आक्रामक, ठीक है, आक्रामक चिकित्सा उपकरण होता है। ठीक है, इस स्कैनर में दर्द नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, 8 नंबर का बताएंगे सभी लोग जल्दी से, क्या होगा? प्रोगेरिया। ठीक है, प्रोगेरिया ग्रस्त लोगों का सबसे स्पष्ट लक्षण क्या है? तो प्रोगेरिया क्या होता है? एक दुर्लभ अनुवांशिक स्थिति होती है। ठीक है, क्या होता है ये? तो एक दुर्लभ अनुवांशिक स्थिति होती है। ठीक है, ठीक है, जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। यह अक्सर नए, ठीक है, एक नए अनुवांशिक उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है प्रोगेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करिए। तो क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ना, जरड़ के अपेक्षाकृत तेज दर, जरड़ के अपेक्षाकृत तेज दर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए क्या हो जाएगा? उस एंजाइम की पहचान करें जो वसा के पाचन के लिए उपयोगी होता है। तो कौन सा एंजाइम है जो कि वसा के पाचन के लिए उपयोगी होता है? तो क्या होगा? लाइसिन है, एमाइलेज है, पेप्सिन है, या लाइपेज है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लाइपेज जो है ना, लाइपेज, ठीक है, वो क्या है? तो वसा के पाचन के लिए उपयोगी होता है। तो लाइपेज क्या है? एक एंजाइम है जो कि वसा को तोड़कर आंतों में अवशोषित होने में मदद करेगा। ठीक है, तो लाइपेज टेस्ट से पाचन प्रक्रिया की जांच होती है। इस टेस्ट से क्या होता है? तो पाचन प्रक्रिया की भी जांच होती है। चलिए यहाँ पे लाइसिन के बारे में देखेंगे। लाइसिन क्या है? तो लाइसिन, ठीक है, एक एमिनो एसिड है जिसका उपयोग ठंड, घाव और दाद, वायरल के अन्य जटिलताओं के इलाज के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एमाइलेज क्या होता है? तो एमाइलेज एक पाचन एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करेगा, कार्बोहाइड्रेट के तोड़ने में मदद करेगा। एमाइलेज पाचन में मदद करता है। एमाइलेज क्या करता है? तो लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है।
एमाइलेज क्या है, तो अग्नाशय द्वारा भी बनाया जाता है। एमाइलेज क्या करेगा, ठीक है, तो स्टार्च और अन्य जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। देखिए यहाँ पे पेप्सिन की बात हो रही है ना, तो पेप्सिन उस स्थिति में भोजन के पाचन में मदद करता है जब पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप लोगों का डी हो जाएगा ना। आगे बढ़िए, इन सभी के बारे में हम लोग देख लिए अच्छे से। 10th का आप लोग बताएंगे, ठीक है। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्रम यानी कि पाथवे में पहला कदम क्या है, तो सभी लोग 10th का जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 10th का आप लोग बताइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्टो, ठीक है, फास्को, ठीक है, फर्कोटो काइनेज हो जाएगा, या पायरुवेट होगा, या फ्रक्टोज 6 फास्टेज हो जाएगा, ठीक है, फास्फेट होगा। तो सभी लोग यहाँ पे बताइए ये क्या होता है, एरोबिक, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, तो ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में टूटता है और पायरुवेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10th का आपका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, क्या होगा, ठीक है, तो ग्लूकोज, ठीक है, सॉरी ग्लूकोज 6 फास्फेट हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 11 नंबर बताएंगे, ठीक है, लेनोजिन चिकित्सा इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सामान्य दुष्प्रभाव है किसका, लेनोजिन चिकित्सा का। तो सभी लोग यहाँ पे बताइए, ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, आंसर करिए। लाइनोजिन क्या होता है, तो ये क्या, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो विभिन्न एलर्जी की स्थितियों जैसे कि हे फीवर में, कंजक्टिवाइटिस में किया जाएगा, कुछ त्वचा संबंधी प्रतिक्रियाएं जैसे कि एक्जिमा में, ठीक है, हाइव्स में, और ठीक है, हाइव्स और काटने और डंक मारने जैसे कि बिच्छू के डंक वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 11 का सभी लोग बताइए, ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा ना, जैसे त्वचा पे खरोच के निशान के लिए, ठीक है, ठीक है, लेनोजिन चिकित्सा, ठीक है, किया जाता है यहाँ पे। तो क्या होगा आप लोगों का, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया, लेनोजिन चिकित्सा का इनमें से कौन सा समान दुष्प्रभाव है, तो त्वचा पर खरोच के निशान का दुष्प्रभाव होता है लेनोजिन। आगे बढ़िए, 12 नंबर का बताएंगे, हृदय गति रुग्णता से पीड़ित रोगी की देखभाल करते समय सबसे उत्तम नर्सिंग जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। तो बताएंगे हृदय गति के बारे में पूछा जा रहा है, तो सभी लोग एक बार जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा 12th का, तो यहाँ पे हो जाएगा हृदय गति निगरानी, ठीक है, हृदय गति निगरानी का प्रारंभ, ठीक है, क्या करेंगे, तो हृदय गति निगरानी की प्रारंभ करना हो जाएगा, ठीक है, हृदय गति की निगरानी प्रारंभ करना हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, यानी कि हृदय गति रुग्णता से पीड़ित रोगी की देखभाल करते समय सबसे उत्तम नर्सिंग जिम्मेदारी क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हृदय गति की निगरानी प्रारंभ करना। आगे बढ़िए, 13 नंबर का बताएंगे, हे फीवर में प्लेटलेट काउंट के अलावा अन्य कौन लेबोरेटरी पैरामीटर अधिक महत्वपूर्ण है। तो 13 का सभी लोग बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 13 का आप लोग जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, आंसर करिए, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन होगा, बिलिरुबिन होगा, यूरिया हो जाएगा, या पीसीवी हेमेटोक्रीट, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा ना यहाँ पे, 13 का क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हेमेटोक्रीट टेस्ट क्या होता है, ये इसे क्या कहा जाता है, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी कि पीसीवी इसे कहा जाता है, टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह एक साधारण रक्त परीक्षण होता है। हेमेटोक्रीट रक्त, ठीक है, टेस्ट रक्त में मौजूद लाल रक्त कणिकाओं के अनुपात को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 40 नंबर बताएंगे, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के उत्पादन को कहा जाता है। एंटीबॉडी के उत्पादन को क्या कहेंगे, 14 का सभी लोग बताएंगे, ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, सेलुलर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, एंटीजन निर्भर प्रतिक्रिया, या एंटीबॉडी निर्भर प्रतिक्रिया। तो ह्यूमरल क्या होता है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो लोग भी लास्ट में जुड़े हैं ना, तो जितने भी प्रश्न आपका छूट रहा है ना, तो एक बार जाके क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, आप लोग एक बार देखेंगे जरूर या रिविजन करेंगे, ठीक है। और सारे ऑप्शन को इसमें अच्छे से आप लोगों को बताया जा रहा है,
ठीक है, ताकि अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो सके। ठीक है, और क्लास को फास्ट इसलिए करते हैं कि जल्दी से मतलब ज़्यादा प्रश्न आप लोग देख सके कम टाइम में। ठीक है, तो ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली का एक प्रक्रिया है जिसके जरिए शरीर रोग जनकों से लड़ता है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, अनुकूली प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का एक हिस्सा होता है। यह प्रतिक्रिया जो होता है शरीर के विदेशी पदार्थों या एंटीजन का पता चलने पर होती है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। सेलुलर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया क्या होता है, तो एक तरह का प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होता है। इसे सेल मध्यस्थता प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इसे सेल मध्यस्थ प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह एंटीबॉडी के उत्पादन पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आगे इसमें देखेंगे एंटीजन पर निर्भर। ठीक है, प्रतिक्रिया क्या होता है, तो यह प्रतिक्रिया तब होती है जब शरीर में कोई हानिकारक एंटीजन प्रवेश करता है और प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी बनाकर उससे लड़ता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लास्ट क्वेश्चन को, मनुष्य में हृदय के चेंबर होते हैं, तो हृदय के चेंबर कितने होते हैं, सभी लोग बताएंगे। मनुष्य में हृदय के चेंबर कितने होते हैं, एक एंट्रियम एवं एक वेंट्रिकल, एक एंट्रियम एवं दो वेंट्रिकल, दो एट्रियम एवं दो वेंट्रिकल, या दो एट्रियम एवं एक वेंट्रिकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसमें कितने होते हैं हृदय के चेंबर में। ठीक है, कितने, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, ये कक्ष ऊपरी और निचले भागों में बटे हुए होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऊपरी और निचली कक्ष में बटे हुए होते हैं और निचले कक्षों में निलय। ठीक है, ऊपरी कक्ष को अलिंद कहेंगे और जो निचली कक्ष होती है उसे निलय कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। दाया अलिंद होता है, दाया निलय होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 एट्रियम एवं 2 वेंट्रिकल जो होता है ना। ठीक है, एक होगा, 4 में कौन कौन से होंगे, तो एक होगा दाया। ठीक है, दाया अलिंद होगा। ठीक है, दाया अलिंद होगा। ठीक है, एंड दाया निलय होगा, दाया निलय होगा। ठीक है, इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, निलय होगा आप लोगों का, दाया निलय होगा, बाया अलिंद होगा और बाया निलय होगा, ध्यान रखिएगा। हृदय के कक्ष शिथिल होते हैं और रक्त से भर जाते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। देखिए, जो दाया अलिंद और दाया निलय होता है ना, ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके 15 प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से क्लास में आप लोगों को समझ में आया होगा। जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। और अपना स्कोर भी आप लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में।